अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. As you all know, in the previous video we have discussed the topics how to reduce pollution, in which we have discussed reducing air pollution, reducing water pollution, reducing noise pollution. So नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था और किस तरह से हम पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग एयर पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए सबसे बड़ा जो एक जो अपना रोल प्ले कर सकती है वो गवर्नमेंट, बिजनेस एंड कम्युनिटीज़ प्ले कर सकती हैं। किस तरह से कि वो रिलाई करना फॉसिल फ्यूल से बंद कर दें। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, जैसे कि कोल, जिससे हम लोग एनर्जी जो है ले रहे होते हैं, उन पर हम लोग रिलाई करना बंद कर दें और हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करने लगे। अब रिन्यूएबल सोर्सेज कौन कौन सी आ जाती हैं, सोलर पावर एंड विंड पावर, यानी कि सूरज की जो रोशनी है उससे हम लोग एनर्जी उसकी एनर्जी हम यूज़ करने लगे। इसके अलावा विंड पावर, जो हवा है, हवा में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक फ़ैन लाइक मशीनरी लगी हुई होती है बहुत ज़्यादा खुली फील्ड्स में। तो जब हवा चल रही होती है तो हवा से जो उसका फ़ैन होता है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब वो रोटेट करने लगता है तो इससे क्या प्रोड्यूस होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। सो इसके अलावा हम लोग सोलर पावर के सोलर पैनल यूज़ कर रहे होते हैं। घर में बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल जो हैं वो हमने लगाए हुए होते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और दिन के वक्त जो है सोलर पावर से हम लोग एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद जो एनर्जी होती है वो रात में हमारे जो घर को है वो रोशन कर देती है। तो इस तरह हम लोग सोलर पावर और विंड पावर यूज़ कर सकते हैं, बजाय इससे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई करें। अनदर वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कौन सा था। एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने का सबसे बड़ा और आसान हल यही है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कार वगैरह और इसके अलावा बसेस, ट्रैक्टर्स, इन सब का यूसेज जो है हम कम कर दें। कोशिश करें कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगें ताकि इंडिविजुअली सबकी अलग अलग गाड़ियाँ यूज़ ना हों और बहुत सारे लोग एक पब्लिक बस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी किस्म की हो उसमें हम लोग ट्रैवल कर सकें। और जो जगह हमारे घर से बहुत करीब हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, हाँ, हम लोग इस तरह चले जाएँ और हम लोग बाय वॉक चले जाएँ। कोशिश करें कि हम लोग वॉक करने की आदत डालें। इसके अलावा साइकिल यूज़ करना शुरू कर दें थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी कार्स वगैरह है उसको हम बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रख सकते हैं। इससे भी हमारे पास जो फ्यूम जो है वो कम निकलेगा, धुआं कम निकलेगा गाड़ियों से और एयर पोल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन हम लोग किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो बिजनेसेस वगैरह हैं वो जो है अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोज़ ना करें इसमें वाटरवेज में, यानी कि रिवर्स, ओशंस वगैरह में। इसके अलावा बजाय इसके वो लोग जो अपना सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो डंप कर दें कहाँ पर, किसी भी ऐसे ग्राउंड के अंदर मिट्टी जो है उसकी ऊपर की लेयर को थोड़ा खोद लें, मिट्टी जब बाहर निकाल लें और सारा डंप वहाँ कर दें। एसिड्स वगैरह जो भी सारे वेस्ट प्रोडक्ट में जो केमिकल्स वगैरह हैं उनको वहाँ हम लोग डंप कर दें और डंप करने के बाद वो जगह वापस मिट्टी से कवर कर दें। इसके अलावा हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग जो है यूज़ कम कर देंगे किस चीज़ का, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो हम ऑयल पे हम लोग डिपेंड होना बंद कर देंगे। यानी ऑयल से हम लोग
फ़र्दर जो काम करते हैं, अगर उसकी हम लोग रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर देंगे तो जो हमारी सेलिंग के लिए, जो हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए जो शिप्स यूज़ हो रही हैं, तो जो ट्रांसफ़र करती हैं एक एरिया से दूसरे एरिया तक या एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, वो कम हो जाएगा। और जो उसका फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है शिप वगैरह का, और जो ऑयल वगैरह होता है जो कि गिर रहा होता है या बह रहा होता है पानी में, वो जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन इससे बहुत कम हो जाएगी और जो हमारे पास पानी आएगा वो बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी सी लाइव्स है, सी में जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रह रहे हैं, फ़िशेज़ हैं, शार्क्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, ये भी उनके लिए भी जो है वो वाटर डेंजरस नहीं होगा और वो सुकून से वहाँ रह सकेंगी। और जो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के लिए हम लोग सबसे बड़ा तो ये है, जो हमारे हाउस होल्ड वगैरह में बहुत हम लोग लाउड जो है म्यूज़िक सुन रहे होते हैं या टेलीविज़न यूज़ कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसे किस्म के फंक्शंस कर रहे होते हैं, वो हम लोग ऐसे एरिया में ना करें, जो कि इंडोर ना करें। हम लोग ऐसे जगह में करें जो खुले एरिया हो, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ है कम हो, लोग वहाँ कम रहते हो। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं बसेस के, ट्रक्स वगैरह के, वो कोशिश करें कि जो हॉर्न वगैरह है वो लोग कम से कम यूज़ करें। और इसके अलावा अपनी जो सारी उनकी ट्रक्स हैं, बसेस हैं, उनके इंजन को जो है वेल मेंटेन करके रखें, ताकि उनके इंजन से आवाज़ भी कम आए, धुआं भी बहुत हद तक कम निकले। So student, this was a preview of your previous video. So in today's class we'll be discussing biodegradable and non-biodegradable waste. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। सो do you know the difference between biodegradable waste and non-biodegradable waste? If not, you will in a moment. यानी कि अगर आपको नहीं फ़र्क पता कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इन दोनों वेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो अब आपको पता चल जाएगा। इसी साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक्स क्लियर करे थे, उसके बाद जो हम आज टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, ये 2-3 टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 जो इन्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो अपना चैप्टर नंबर 4 है वो स्टार्ट करेंगे। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोजेस नेचुरली, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है नेचुरली। सो स्टूडेंट्स, नेचुरली डिकम्पोज होने का क्या मतलब है? नेचुरल डिकम्पोज होने का मतलब ये है कि किसी तरह से एक किसी भी मटेरियल का या वेस्ट मटेरियल का गलना सड़ना, क्योंकि वेस्ट मटेरियल वही होता है जो गल सड़ जाता है, जो फर्दर किसी यूज़ में नहीं ला सकते हम लोग। सो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो नेचुरली डिकम्पोज होते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल एज आर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह हैं हमारे, वो क्या हैं? वो सब जो है बायोडिग्रेडेबल हैं, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनसे फर्दर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी बेरीड इन द ग्राउंड एंड नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म हार्म टू द एनवायरनमेंट, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज होते हैं, उन सब को दफनाया जाता है, या फिर किसी तरह से, अगर बेरीड का मतलब समझ लें, दफनाना ही होता है, या फिर उसको जो है मिट्टी के अंदर जो है वो मिट्टी खोद कर उसके अंदर जो है डालकर बंद कर दी जाती है मिट्टी। तो इसीलिए ये सब क्या होता है, जो अगर इन सब जो वेस्ट मटेरियल है उनको जो हम लोग ग्राउंड में डिकम्पोज करते हैं या ग्राउंड में जो हम लोग दफना देते हैं मिट्टी की तह के अंदर, तो क्या होता है, वो सब जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म हार्म नहीं पहुंचाएगा, यानी किसी किस्म का भी नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को नहीं पहुंचेगा। इनफैक्ट इट इज़ बेनिफिशियल टू द इन्वायरमेंट बिकॉज इट रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, यानी कि ये सारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाते हैं आगे। किस तरह से? ये सारे वेस्ट मटेरियल रिटर्न होते हैं न्यूट्रिएंट्स की सूरत में टू द सॉइल, यानी कि जो सॉइल जो है, जो हमारी मिट्टी है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो उसको ग़िज़ा मिलती है, वो भी सारी इन मटेरियल्स के थ्रू मिलती है। और फिर वो ये ग़िज़ा जो है वो प्लांट्स को दे रहे होते हैं, यानी कि उनमें जो प्लांट्स वगैरह लगते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रो हो सकते हैं। सो
एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो सारे छिलके वगैरह हैं वो क्या हैं, डिग्रेडेबल वेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको, जब आप लोग कभी भी कोई फ्रूट या फिर वेजिटेबल जो है छीलते हैं उसको पकाने के लिए, उसको खाने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं, उसके छिलके जो है वो छील लेते हैं। वो छिलके छील के रख देते हैं तो थोड़ी देर तक तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वो जो है गलना सड़ना, पहले सूखना शुरू हो जाते हैं, फिर वो गल सड़ जाते हैं। गल सड़ जाने के बाद मोस्टली हम लोग या तो उनको फ़ौरन फेंक देते हैं या गल सड़ जाते हैं तो फेंक देते हैं। तो उनका जो गलने सड़ने का या वेस्ट मटेरियल बनने का जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, वो किसी किस्म का आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। और ये सारे जो मटेरियल जब हम लोग दफना देंगे या खोद के अंदर डाल देंगे मिट्टी के अंदर, तो ये हमारी सॉइल को है सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। फर्दर इसकी एग्जाम्पल क्या है, ग्रास कटिंग्स। सो स्टूडेंट्स, ग्रास कटिंग्स वगैरह जो है, जो हम लोग अक्सर जो है अपनी जो ग्रास होती है उसको काट रहे होते हैं या फिर दरख्त के पत्ते वगैरह झड़ रहे होते हैं, तो वो भी क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर दफना दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी गल सड़ जाते हैं नेचुरली। या तो उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है या मिट्टी खोद के डाल देंगे उन्हीं के अंदर हम लोग, तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास दोबारा उसी तरह ग्रास उग भी सकती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है सप्लाई कर देगी सॉइल को। पेपर, लीव्स, बैग्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो कि डिकम्पोज होंगे नेचुरली। और अगर ये सारे जो है ज़मीन में दफना दिए जाएँ, खोद कर डाल दिए जाएँ, तो ये हमारे जो सारे वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो तो आपको लीव्स दिख रहे होंगे, वेजिटेबल पील्स दिख रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास बैग्स, जो फाइबर्स वगैरह के बैग्स बने हैं वो दिख रहे होंगे, पेपर्स दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होती हैं। There are several ways in which biodegradable waste is broken down including by, यानी कि जो biodegradable waste हैं जो कि हम खोद के मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, वो फर्दर जो है ब्रोक डाउन कैसे होते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में वेस्ट मटेरियल किस तरह बन रहा होता है कि हम खाना खाते हैं, वो फर्दर इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद जो सारे गैस्ट्रिक एसिड्स वगैरह होते हैं वो स्टमक में जाके उनको गलाते हैं, फिर उससे भी जो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी को सप्लाई कर देता है। लेकिन जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो जो है उसका प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ब्रोकन डाउन। जो सारे हमारा फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन डाउन स्टेट में से गुजर कर उसके बाद क्या हो जाते हैं, टूट कर छोटी छोटी चीज़ें बनकर जो काम की होती हैं वो हमारे ब्लड को सप्लाई कर दी जाती हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, स्टोर कर लेते हैं हम लोग। इसके अलावा हम क्या करते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल से हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो जिस तरह अगर फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन हो रहे हैं फर्दर प्रोडक्ट्स में या फिर फर्दर मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस में, तो जो हमारे पास सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो किस तरह ब्रोकन डाउन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर वेस्ट में। सो ये सब जो है वेस्ट में किस तरह टूटेंगे आगे जाकर, बैक्टीरिया के ज़रिए, फंजाई के ज़रिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए, सनलाइट के ज़रिए, इसके अलावा हीट के ज़रिए। So students, now non-degradable waste. Non-degradable waste does not decompose naturally, यानी कि जो सारे non-degradable waste हैं वो naturally decompose नहीं होंगे, वो naturally हवा, हीट, फंजाई, बैक्टीरिया इन सब की वजह से जो है गले सड़ेंगे नहीं। यानी कि अगर if buried in the ground it can take 100 of years और इवन लॉन्गर टू ब्रेक डाउन, यानी कि अगर इन सारे नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग ज़मीन के अंदर डाल भी दें, दफना भी दें, तो हम लोग ये जो है डिकम्पोज़ होने में इनको हज़ारों साल भी लग सकते हैं, 100 साल लग सकते हैं, और ये जो है डिकम्पोज़ नहीं होंगे, यानी कि उनको फर्दर ब्रेक डाउन होने में 100 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली डिकम्पोज़ नहीं होते, नेचुरली गलते सड़ते नहीं हैं। इवन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इज़ नॉट नेसेसरली a good one because harmful chemical and other material can contaminate the soil and ruin any chance for new life to grow. So students, अगर जो है जो ब्रेकिंग डाउन का मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए जो ब्रेक डाउन होता है फंजाई, हीट, लाइट, बैक्टीरिया की वजह से वो ज़रूरी ना भी हो, तो भी ये सारे जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये क्या करेंगे, ये सॉइल को कंटेमिनेट कर देंगे, गंदा कर देंगे, जो है
आलूदा कर देंगे। इसके अलावा कंटेमिनेट करना मतलब जहरीला बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट वो मटेरियल्स होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होंगे, यानी कि जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो उतने केमिकल से बनी हुई होगी, तो वो हमारी जो सॉइल है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे, तबाह कर देंगे एक तरह से देखा जाए तो। और फिर क्या होगा, जो न्यू लाइफ ग्रो होगी, यानी कि जो फर्दर प्लांट्स वगैरह उसमें ग्रो होंगे या क्रॉप्स उसमें ग्रो होंगी, वो क्या होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और न्यू लाइफ ग्रो यानी न्यू प्लांट्स और क्रॉप्स के जो ग्रो होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी अगर सॉइल ही अच्छी नहीं रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारी सॉइल अच्छी नहीं रहेगी तो जो हमारे प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो उतनी अच्छी तरह ग्रो नहीं हो सकेंगी और हमारे जो केमिकल्स वगैरह हैं वो हमारी क्रॉप को बहुत ज़्यादा बंजर कर देंगे कि उसमें फ़र्दर कोई भी डेवलपमेंट ना हो सके। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड, यानी कि जो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, मेटल कैंस, ग्लास बॉटल्स एंड टीवी सेट। यानी कि जो हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं, कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, मेटल कैंस, ग्लास बॉटल एंड टीवी सेट, यानी कि ये सारी चीज़ें किससे बनी होती हैं? इनमें फ़र्दर डिफरेंट मेटल, आयरन, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर टीवी देखा जाए तो उसमें चिप यूज़ की जाती है, वायरिंग यूज़ होती है। जो मेटल के कैंस होते हैं जो हम लोग अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारे वो मटेरियल्स हैं जो इंसान मतलब आपका ब्रेन भी आपको सिग्नल देगा कि ये वो सारे मटेरियल नहीं है जो कि गल सड़ जाएँ। ये सालों भी अगर आप उनको रखें तो ज़रूर ये हो सकता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, वो थोड़ा उसमें यानी कि उनका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी वो बॉटल हो सकती है, कैन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, टीवी का शीशा है अगर वो टूट सकता है, गंदा हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन वो गलेगा, सड़ेगा नहीं और ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारे मटेरियल जो हैं वो कभी भी 100 साल भी लग जाए वो फर्दर वो डिकम्पोज मिट्टी के अंदर जाकर भी नहीं होंगे और वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए केमिकल्स की, तो इनमें ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इनको बनाने के लिए, प्लास्टिक बैग्स हों, कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन्स हों, कि अगर हम उनको ज़मीन के अंदर दफना भी देंगे तो भी क्या होगा, जो हमारी ज़मीन है उसको ये बहुत हद तक जो है ख़राब कर देंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स तो नहीं सप्लाई करेंगे, तो जो केमिकल्स होंगे वो हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे। द बेस्ट वे टू डील विद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ टू रीयूज़ और रिसाइकिल इट। If something such as a computer or mobile phone stop working, not every part of it is broken. Much of product can be reused. So think before you throw anything away. यानी कि सबसे बेस्ट तरीका अब क्या है, अगर ऐसी कोई चीज़ जो कि डिकम्पोज ही नहीं हो सकती और हमें फर्दर न्यूट्रिएंट्स ही वो सप्लाई नहीं कर सकती, तो फ़ायदा तो है नहीं कि हम उसको मिट्टी में दफना दें और सालों इंतज़ार करें कि अब ये गल सड़ जाएगी तो ये हमारी मिट्टी को और ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी। ये तो सोचने की बात ही नहीं है या करने की तरीका ही नहीं है। सो सबसे अच्छा है इन सब चीज़ों का ये है कि हम इन सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हैं इनको हम लोग या तो रीयूज़ कर लें या रिसाइकिल कर दें। रीयूज़ करना इसी तरह कि कोई अगर उस मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, कि अगर अब वो काम नहीं कर रहा तो आप उसको सही करवा लें और दोबारा यूज़ करने लग जाए। अगर इस तरह नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोई भी कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर ख़राब हो गए या टीवी ख़राब हो गया तो उसका सारे पार्ट्स ख़राब नहीं होंगे। अगर उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई है या उसके अंदर कोई बोर्ड ख़राब हो गया है, स्विच ख़राब हो गया है, तो आप उसको दोबारा किसी और चीज़ में रीयूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा उठाकर वो फेंक दें। इसके अलावा रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टीवी की चिप अगर है वो दूसरे में लग सकती है, मोबाइल की चिप दूसरे में लग सकती है, स्क्रीन सही है तो वो एक से दूसरे में यूज़ हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग को यही करना चाहिए कि हम लोग इसको रीयूज़ कर लें, रिसाइकिल कर लें, बजाय इसके कि हम इसको सीधा उठाकर फेंक दें, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में इजाफा ही होगा। हमारा ढेर का ढेर लगता जाएगा, क्योंकि रिसाइकिल वो डिकम्पोज तो वो हो ही नहीं सकता कि वो मिट्टी के अंदर जाकर ख़त्म हो जाए या पड़े मिट्टी के अंदर गल सड़ जाए और ख़त्म हो जाए, तो वो एक तरह का ढेर ही बनाएंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारी पिक्चर्स भी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, बॉटल्स की, कंप्यूटर्स वगैरह की, प्लास्टिक की, प्लास्टिक बैग्स की। तो ये सारे हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कि डिकम्पोज नेचुरली नहीं होते। So our next heading is effects of non biodegradable waste on animal life, यानी कि जो non biodegradable waste हैं उनका animal life पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या असरात उन animal life पर इससे हो सकते हैं। non biodegradable product that are thrown away not only cause problems for new plant life through the contamination of the soil, they can also harm animal life। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कि हम लोग सीधा रिसाइकिल नहीं करते, रीयूज़ नहीं करते, ख़राब हो गए, चलना बंद हो गए, हमने उसको उठाकर फेंक देते हैं, तो
वो सिर्फ प्रॉब्लम्स कॉज प्लांट्स लाइफ के लिए नहीं कर सकते, यानी कि हमारी सिर्फ वो सॉइल को ही कंटेमिनेट नहीं करेंगे कि वो पड़े पड़े हमारी मिट्टी को ही गंदा कर रहे हैं, उनके केमिकल से हमारी मिट्टी कंटेमिनेट हो रही है, बजाय इसके कि हमारी एनिमल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट लाइफ तो जो हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं वो तो इस तरह इफ़ेक्ट होंगी कि हमने उनको मिट्टी में दफना दिया है, वो पड़ी रही हैं और फिर वो किसी भी तरह से मिट्टी के अंदर चली गई या फिर मिट्टी पड़े पड़े ही उन्होंने मिट्टी को केमिकल्स के ज़रिए, क्यों? क्योंकि जब कभी भी ऐसे सारे जो मटेरियल्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, आयरन से बने हुए होते हैं, तो इन सबको या धूप पड़ रही होगी तो इनके जो केमिकल्स हैं उससे जो हवा निकल रही होगी तो हमारे पॉल्यूशन भी कॉज होगी, एयर पॉल्यूशन कॉज होगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा लैंड पॉल्यूशन कॉज होगी, तो हमारे जो प्लांट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। अगर आप उसको इफ़ेक्ट नहीं करना चाहते तो हम उसको रिसाइकिल या रीयूज़ कर लें, लेकिन इसके अलावा वो प्लांट लाइफ को इफ़ेक्ट करने के अलावा हमारी एनिमल लाइफ को भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगी। सो स्टूडेंट्स, द लैक ऑफ न्यू प्लांट इन एन एनवायरनमेंट हार्म्स द फूड चेन, यानी कि अगर हमारे पास इन सारे मटेरियल से नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट से हमारी सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है, वो अब इस काबिल नहीं रह सकेगी या ना रह सके कि वो फर्दर उसमें प्लांट्स या फिर क्रॉप्स वगैरह हो सकें, तो जो हमारी फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। फूड चेन क्या होती है आपको पहले ये पता होना चाहिए। फूड चेन ये होती है जैसे कि हमारे पास एक गोट है जो कि उसका फीड जो है यानी जो उसका खाना है वो ग्रास है, अगर उसको वो ग्रास ही नहीं मिलेगी तो उसकी खाने की कमी हो जाएगी, तो जब उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो जो बकरी वगैरह है वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। और जब वो बकरी जो है वो ज़िंदा नहीं रहेंगी तो जो हम उस पर डिपेंड करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स उसकी गोश्त पर डिपेंड करते हैं या उसके मिल्क पर डिपेंड करते हैं, वो हमें फर्दर नहीं मिलेगा तो हम लोग के लिए उसकी जो है सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह फूड चेन इफ़ेक्ट होती है। प्लांट बहुत सारे पूरी दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट्स वगैरह पर, जो कि मोस्टली प्लांट्स ही खा रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो है वेस्ट कैन एंड अप इन द ओशन किलिंग मरीन एनिमल दैट एक्सीडेंटली फीड ऑन इट, यानी कि अब अगर हम ये सारा मटेरियल जो है नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है वो रीयूज़ या रिसाइकिल नहीं कर रहे तो ये सारा जो वेस्ट है वो ढेर लग जाएगा ओशंस, रिवर्स, लेक के करीब। जब ये सब उनके करीब ढेर लग जाएगा तो जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं जिनमें बहुत सारी फिशेज़ आ जाती हैं, अगर वो गलती से ये खा लेती हैं या उनके पानी में ये सारे केमिकल्स मिल जाते हैं और वो इस पर ज़िंदा रहती हैं तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा मरीन लाइफ इफ़ेक्ट होगी। अब मछलियाँ बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो जाएंगी और उसके मरने से क्या होगा? मरने से ये होगा कि फ़र्दर हम लोग जो हैं, जो कि हमारे लिए फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मरीन एनिमल्स हैं वो भी हमारी डाइट का एक हिस्सा हैं, तो हमें भी हमारी जो डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। Small waste items such as plastic rings that fit around the lids of plastic containers, यानी कि स्मॉल वेस्ट आइटम्स में जो प्लास्टिक रिंग्स वगैरह हैं जो कि प्लास्टिक कंटेनर्स के लिड के अराउंड होते हैं ताकि वो उनको बर्थ कर सकें, कैन बिकम कॉट अराउंड द नेक्स्ट ऑफ दी बर्ड्स एंड अदर एनिमल एंड चोक दैम। ये सारे जो इनके प्लास्टिक रिंग्स वगैरह होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर कभी भी गलती से भी ये किसी बर्ड्स या एनिमल्स फिशेज़ वगैरह जो हैं वो उनके हलक में चले जाते हैं तो वो उनके गले को, जो उनके एनिमल्स और फिशेज़ वगैरह का जो गला होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जो उनकी ट्यूब होती है गले की नाली, जो अगर खा जाए खाने वाली नाली, वो बहुत ज़्यादा गले की नाली जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो इन रिंग्स वगैरह से वो नाली जो है या फिर जो ट्यूब जो है वो चोक हो सकती है, उनको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, खाना खाने में मुश्किल हो सकती है और बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह जो हैं वो इससे मर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ लेक्चर हमने क्या क्या डिस्कस करा? हमने डिस्कस करे कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो डिकम्पोज होते हैं नेचुरली, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं वो क्या हैं? वो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं जो कि फ़र्दर जो है प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर लेते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो किस तरह डिकम्पोज होंगे? जब हम उनको मिट्टी में दफना देंगे और वो मिट्टी में दफनाने के बाद डिकम्पोज होने के बाद जो हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे। अब हमने बात की थी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारे पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पील वगैरह आ जाते हैं, यानी उनके छिलके, ग्रास कटिंग्स आ जाती है, जो हम घास वगैरह काट रहे होते हैं, पेपर, लीव्स, बैग्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, यानी कि प्लांट फाइबर्स वगैरह से जो हमारे पास बैग्स बनते हैं वो सारे हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटीरियल्स हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किस तरह नेचुरली डिकम्पोज होते हैं? तो वो डिकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सनलाइट एंड हीट के जरिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे डिकम्पोज होंगे बायोडिग्रेडेबल मटीरियल या फिर वेस्ट नेचुरली। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से थे? प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, ग्लास बॉटल्स, मेटल कैंस एंड टीवी सेट्स वगैरह जो हैं वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि
जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते, और अगर हम और सालों भी लग जाएं तो ये वैसे की वैसे ही रहते हैं। और इनके जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, अगर ये हमारे रिवर्स, लेक्स वगैरह की तरफ जो है पाइल लग जाए, उनका कचरे का ढेर लग जाए, या फिर मिट्टी वगैरह में हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। और इनके जो केमिकल्स वगैरह हैं उनसे जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो सकती है, वो हमारी सॉइल को रुइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्दर प्लांट्स वगैरह ग्रो होंगे वो भी नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स लाइफ के अलावा एनिमल लाइफ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा असर करते हैं। किस तरह के वो बर्ड्स एंड एनिमल्स के अगर गले में फंस जाएँ तो उनके गले को चोक कर सकते हैं। मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कि अगर वो सारे जो मरीन लाइफ के जो एनिमल्स वगैरह हैं वो इसी फीड पर आ जाएँ और उनके जो पानी वगैरह है उसमें जो केमिकल्स मिल जाएँ तो उनकी मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। और इसके अलावा जो हमारी फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसको ही ख़राब कर देते हैं। जब हमारी सॉइल ख़राब हो जाएगी तो हमारे प्लांट्स और क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं करेंगी और हमारी फूड चेन जो है उसे बहुत बुरा असर पड़ेगा इस वजह से। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये हमारे लास्ट से कुछ टॉपिक्स थे। हमारा आज एनवायरनमेंट का चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।